हाय एंड हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग बच्चा पार्टी। सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा बच्चा पार्टी, क्योंकि मैं दीपावली को उपलक्ष्य में अपने गांव गया हुआ था और वहां पे सब फैसिलिटीज नहीं थी, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भैया हमें अब क्या करना है, कैसे करना है। आपको पता है कि हमारी सीजी की फर्स्ट काउंसलिंग का क्या आ चुका है, फर्स्ट काउंसलिंग का अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। कुछ बच्चों को कॉलेज मिल चुके होंगे, कुछ बच्चों को कॉलेज अभी नहीं मिले होंगे। तो अब कैसे करना है, सेकंड राउंड के लिए क्या करना है और फिर अपग्रेड कैसे होगा, क्या होगा, वो अपन बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा जो फर्स्ट राउंड अभी खत्म हुआ है उसका कट ऑफ क्या रहा है, और मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा इस पे कि सेकंड राउंड में हमारा जो अपना सेकंड राउंड होगा अभी उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है ना। और मोप अप राउंड तो मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एक दो ही सीट बचती है, वो भी अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि फर्स्ट राउंड जो अभी अपना अलॉटमेंट लिस्ट आया है उसमें कहां कहां तक मिनिमम मार्क्स क्या थे जिसपे बच्चों को कॉलेज मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, है ना। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जिसकी सीजीयूआर रैंक, मैं यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा, ऑल इंडिया रैंक नहीं बताऊंगा, आप चाहे तो ऑल इंडिया रैंक भी देख सकते हैं। सीजीयूआर रैंक, है ना, और यहाँ पे मार्क्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कौन सा कॉलेज मिला है उनको। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करेंगे कॉलेज की। ठीक है, चलो। तो जनरल में अगर हम बात करें तो 560, मतलब जिस बच्चे के 560 मार्क्स थे उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिला हुआ है ना। और उसकी सीजीयूआर रैंक जो थी बच्चा पार्टी वो थी 532 और मार्क्स, अरे ये तो जनरल कैटेगरी ना, मार्क्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो मार्क्स यहाँ लिख लेते हैं। कितना मार्क्स की बात की मैंने, 560। यहाँ पे अपन कैटेगरी कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जनरल कैटेगरी होगी, ठीक है। और कॉलेज कौन सा मिला है भाई, अंबिकापुर ही मिलेगा, क्योंकि लास्ट चॉइस में सबने अंबिकापुर ही भरा होगा, तो अंबिकापुर ही मिला है। फिर हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। अगर हम ओबीसी की बात करें तो इसमें जो सीजीयूआर रैंक थी 593 और इसमें जो मार्क्स थे जिसपे हमें कॉलेज मिला है वो थे 557, उनको भी अंबिकापुर मिला हुआ है। और ओबीसी रैंक की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 135 थी। ओबीसी रैंक कितनी थी, 135। मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा जिसमें बताऊंगा कि अब ओबीसी कितनी रैंक तक सेकंड राउंड में कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, है ना। चलो, फिर अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की बच्चा पार्टी, तो एससी कैटेगरी में 454 मार्क्स है, सॉरी। और जो अपनी सीजीयूआर रैंक है वो है 2082। कितनी है भाई, दो नहीं, हाँ 2082 सही है। और इसको भी अंबिकापुर ही मिला हुआ है, ठीक है, कॉलेज अंबिकापुर ही है। अगर हम एसटी की बात करें तो अभी जो लास्ट मार्क्स पे जो कॉलेज मिला हुआ है वो है 349 और इनको भी भैया अंबिकापुर ही मिला हुआ है। और इनकी जो सीजीयूआर रैंक थी वो है 3246। कितनी है, 3246। हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में जो यूआर रैंक थी जिसपे कॉलेज मिला हुआ है वो है 1195 और जो मार्क्स थे, ये सीजीयूआर रैंक है और जो मार्क्स थे वो है 518। और बेटा यहाँ पे आपको पता है कि अंबिकापुर में ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है और वो आने भी नहीं वाली हैं। और राजनांदगांव में भी आपको पता है कि इस बार ईडब्ल्यूएस की सीट्स की फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, शायद सेकंड काउंसलिंग में आ सकता है। इस सब के बारे में अपन बात करेंगे दूसरी वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या कट ऑफ जा सकता है। अभी अपन इसकी बात नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस बात है इसमें राजनांदगांव अंबिकापुर है ही नहीं, तो कौन सा कॉलेज मिला हुआ है यहाँ पे, रायगढ़ मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा किसका कट ऑफ है भैया, ये फर्स्ट राउंड का है ना, जिसमें ये वो मार्क्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की जिनको वो मिनिमम मार्क्स है जिन पर कॉलेज बच्चों को गवर्नमेंट मिला हुआ है। अब क्या हुआ, अब अपन बात करते हैं कि भैया हमें सेकंड काउंसलिंग में कैसे प्रोसीड करना है। और देखो, मैं आपने अगर देखा हो मेरा वीडियो तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि जनरल का कितना जाने वाला, मैंने आपको बताया 550+5 यानी 555 के आसपास ही जाएगा सेकंड राउंड का, जो अपन बाद में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपको कट ऑफ बताया था उस समय आपको भले वो हाई लग रहा था कि सर आपने तो कुछ भी बता दिया, इतना हाई नहीं जाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे 540 पे भी कॉलेज मिल जाएगा, 535 पे भी मिल जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं होने वाला है, 540 और 535 550 पे भी अब कॉलेज नहीं मिलने वाला है, वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो, अब क्या होगा भाई, अब जैसे अलॉटमेंट हो चुका है ना, लिस्ट आ चुकी है, तो कुछ कॉलेज कुछ स्टूडेंट को क्या मिल चुका है, कॉलेज मिल चुका है, और कुछ लोगों को नहीं मिला अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस फिल। उन्होंने जो भी चॉइस फिल की थी उसके हिसाब से कुछ बच्चों को मिल चुका है, कुछ बच्चों को नहीं मिला है। तो अब कैसे करना है, सेकंड राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना है तो अब क्या करना है, अपन वो बात कर लेते हैं ना। तो अपने पास अब दो टाइप के स्टूडेंट हैं, जिनको कॉलेज मिल चुका है एक वो टाइप के स्टूडेंट है ना, और जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है एक वो टाइप के स्टूडेंट है। तो दोनों के लिए अपन अलग अलग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं अलॉटेड स्टूडेंट, जिनको कोई ना कोई कॉलेज मिल चुका है, उन्होंने जो चॉइस फिल की थी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई भी कॉलेज हो सकता है, गवर्नमेंट एमबीबीएस हो सकता है, प्राइवेट एमबीबीएस हो सकता है, गवर्नमेंट बीडीएस हो सकता है, प्राइवेट बीडीएस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे नॉन अलॉटेड,
मतलब जिसको कुछ भी नहीं मिला है। तो भैया देखो, जिसको कुछ भी नहीं मिला है अब उन लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि आप नए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। मतलब ये कि जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने जो अब यहाँ पे नए बच्चे नहीं आ सकते, मतलब वही बच्चे सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। तो भैया इनको करना क्या है, इनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करेंगे, वही सीजीडीएमए की वेबसाइट पे जाएंगे, जो लॉगिन आईडी है लॉगिन करेंगे, वहां पे इनको अपनी रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, क्योंकि इसकी डेट जो थी वो थी 18 नवंबर से मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 18 से 23 इसके बीच में आपको अपनी फीस को पे करना है, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस। आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, इन सब पे मैं वीडियो तोड़ के बना चुका हूं, लेकिन आज मैं एक साथ बताने वाला हूं। आपको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकंड राउंड में, तो आपको यहाँ पे कितना देना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपको 10,000 रुपए देना होगा, और अगर आप जनरल कैटेगरी को छोड़ के किसी रिजर्व कैटेगरी के लाइक ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी है, तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपए देने होंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप एक पेमेंट करने के बाद आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। मतलब आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, जो पहले आपने चॉइस फिलिंग की थी वो नल हो जाएगी। यहाँ पे आपको नई चॉइस फिलिंग करनी है यहाँ पे फिर से। ठीक है, यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग थोड़ा ध्यान से कीजिए, इस पर अपन बात करेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे वो कॉलेज मत फिल कीजिए जिसमें आपको जाना ही नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि अरे मन किया तो कुछ भी भर दिया। आपको अगर नहीं जाना है तो यहाँ पे वो फिल मत कीजिए कॉलेज को। ठीक है, चलो फिर क्या करेंगे, फिर वही कर देंगे, लॉक करेंगे अपनी चॉइस फिलिंग को और सबमिट कर देंगे। ठीक है, खत्म। तो ये तो हो गई उनकी कहानी जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है। उनको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन फीस देना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है सेकंड राउंड के लिए, जो कि 18 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में होगा। मतलब अभी आप जाएंगे लॉगिन करेंगे तो वहां पे आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट पेज दिखने लगेगा। वहां पे जाकर आप पेमेंट कीजिए, अपना जो भी आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कीजिए। उसके बाद आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, फिर अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर देना और सबमिट कर देना, बस इतना ही करना है आपको। अब सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बाद में आएगा, मतलब इसकी जो लिस्ट आएगी वो बहुत बाद में आने वाली, वो ऑल इंडिया की सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके बाद आएगी। ठीक है, तो 4, 5, 10 नवंबर तक भी आ सकता है, वो अपन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको इतना काम करना है। अब जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है अपन बात करते हैं उनकी। ठीक है, अब आप बात करते हैं अपन उनकी। तो यार अलॉटमेंट अगर आप बात करें तो 3 टाइप का होगा, अपन यहाँ पे 3 टाइप की बात करते हैं। एक क्या हो गया हमारा गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा हो गया हमारा प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज, और तीसरा कौन सा हो गया हमारा बीडीएस। बीडीएस में मैंने दोनों एक साथ ले लिए, प्राइवेट भी ले लिया है और साथ ही साथ क्या ले लिया मैंने गवर्नमेंट। अब अच्छे से सुनेंगे, अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट राउंड में, तो यहाँ पे जाके आपको उस कॉलेज में जाके यहाँ पे एडमिशन लेना है। ये कंपलसरी है, ये लेना है आपको। जब भी आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होंगे, जब भी आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपको एडमिशन लेना ही लेना। अगर आपने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया तो फिर आपका ये साल बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होने वाला आपका, फिर अगले साल की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाके एडमिशन लेना ही है। एडमिशन लेने के बाद फिर आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि नॉट अलॉटेड वालों ने किया था। जैसे ही आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे, आप ऑनलाइन आपको यहाँ पे एक रिसीप्ट मिलेगी, उस रिसीप्ट के बाद आपका पोर्टल खुल जाएगा, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। तो आप चॉइस फिलिंग कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन ये जब ही होगा जब पहले आप एडमिशन लेंगे। सबसे पहले आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है, और इसकी भी डेट मैं आपको बता दूं। जो एडमिशन लेने की हमारे पास डेट है बेटा, वो है 16 से 21, और इसका टाइमिंग जो है वो इसी टाइम पे आपको जाना है, वो है 11 से 4:30, सुबह के 11 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। क्लियर हो गया। अब जिनको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मिला है, या प्राइवेट बीडीएस मिला है, या गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिला, उनको क्या करना है, तो वो दोनों चीज कर सकते हैं। इनको एडमिशन लेना कंपलसरी। अब यहाँ पे इनको क्या करना है, ये मत सोचिए कि हमें तो यहाँ जाना ही नहीं है, आप नहीं जा रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे सेकंड काउंसलिंग के लिए, ध्यान रखिए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसको हम स्क्रूटनी बोलते हैं, इसके लिए आपको अलॉटमेंट लेटर में आप देखेंगे आपका सेंटर क्या है, आप उस सेंटर पे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसको हम स्क्रूटनी बोलते हैं। इसके लिए आपको जाना ही जाना है। ठीक है, सेंटर अलग है, कॉलेज अलग है, उस कॉलेज में नहीं जाना है। आप देख लीजिए, आपको अलॉटमेंट लेटर में मिल जाएगा कि कहां आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं।
अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, वही सब कराने हैं जो हमारे लगने वाले हैं। किसमें लगने वाले हैं? एडमिशन के समय लगने वाले, वो सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई कराने। मैं अभी डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम दो, लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको हर चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ आप एडमिशन ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते, आपको एडमिशन नहीं लेना है, मत लीजिए, क्योंकि फीस बहुत हाई होती है और आपको अगर यहाँ जाने का मन नहीं तो आप एडमिशन मत लीजिए। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कराना है, कराना है, जब भी आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। वो करा लिया भाई, कराने के बाद जैसे ही आप आएंगे तो आपका पोर्टल खुल जाएगा, फिर आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन फीस को पे करना है, जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी। फिर आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, फिर आपको अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक करना है, उसका सबमिट कर देना है। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है यार क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, इसकी डेट बता दूं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो थोड़ा सा अलग है ना, वो है 16 से 20, 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। एडमिशन की क्या है? 16 से 21। और मैं तो आपको यार यही बोलूंगा, ये रिकमेंड करूंगा कि भाई 2 दिन पहले जाके करा लो, 19 तक निपट जाओ अगर आपको एडमिशन लेना है। और यहाँ पे भी आप आज तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए था, क्योंकि 18 हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ 2 ही दिन है, 19 और 20। ध्यान रखिए, तो जल्दी करा ले, लास्ट डे पे मत अटके रहे, है ना। लास्ट डे में क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, जो कॉलेज मिला है वहां नहीं जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपके अलॉटमेंट लेटर में स्क्रूटनी सेंटर लिखा हुआ है, आपको वहां जाना है। ठीक है, अब वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, वो आपको अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा, आपको कॉलेज में नहीं जाना है। ठीक है, तो लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे सेकंड राउंड के लिए, फीस पे कीजिए, अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग कीजिए, लॉक कीजिए, सबमिट कीजिए। फिर आपकी जब भी लिस्ट आएगी तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या कौन सा नहीं मिला है। एक चीज ध्यान दीजिए, मोपअप में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इसके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और मैं ये बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन फीस जो आप यहाँ पे दे रहे हैं वो किस केस में वापस होगी, किसमें नहीं होगी। अगर आपको सेकंड काउंसलिंग कॉलेज मिल जाता है, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया, उसको देख लीजिए, कब ये वापस होती है, कब ये वापस नहीं होती है। सिर्फ एक ही केस में वापस नहीं होती कि आपको सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया और आपने जाके एडमिशन नहीं लिया तो फिर ये फीस वापस नहीं होगी। बाकी हर केस में ये आपकी रिफंडेबल है, आपको वापस मिल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि सर अगर मान चलो हमें पहले सिम्स मिला हुआ है, फिर अपग्रेड होकर अगर रायपुर मिल गया तो फिर मुझे क्या करना होगा। तो आप सिम्स में जाकर एडमिशन ले लीजिए, ले लिया आपने, वहां पे आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, वो आपको सब कुछ ओरिजिनल में देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है वो भी अभी बात करते हैं। आपको यहाँ पे दे दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, वहां की फीस पेमेंट कर दीजिए, है ना। 40,000 प्लस 10,000, 40,000 है आपकी ट्यूशन फीस, और आपकी जो 10,000 है वो नॉन गवर्नमेंट फीस है। आपको ये 2 डीडी बनाने होते हैं, किस नाम से बनाने होते हैं, क्या करना होता है, इसका नोटिस आपके सीजीडीएमई में डला हुआ है, तो अभी बनवा लीजिए, सब कुछ करा लीजिए, है ना। वो एडमिशन में जाने मतलब कराने से पहले आपका हर एक डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होना चाहिए। और इन सबकी जेरोक्स भी करा के रखिए अपने पास, फ्यूचर में काम आएगी। ये नहीं कि आपने वहां पे ओरिजिनल दे दिया, फिर कल के दिन अगर कोई आपको अपनी टीसी चाहिए होगी तो बोलोगे सर वो तो हम दे चुके हैं, आप वहां पे आपको वापस रिटर्न नहीं मिलेगी, है ना। वो ओरिजिनल रख लेंगे, तो 4-5 जेरोक्स रखवा के अपने पास रखो। जेरोक्स क्या, आप क्या करो ना, सबसे मेन आप सबका सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखो, सबको स्कैन करा लो और पेन ड्राइव में अपने मेल आईडी में अपने पास रखो, हमेशा आपके पास वो रहेंगे। ठीक है, तो वो होना ही चाहिए, हर बच्चों को ऐसा करना ही चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये सब बातें हो गई। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अच्छा मोपअप राउंड की मैं बात कर रहा था। मोपअप राउंड, तो अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप मोपअप राउंड में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सेकंड काउंसलिंग में आपको मिल जाता है, आपने एडमिशन ले लिया तो फिर मोपअप में नहीं कर पाएंगे। मोपअप में कौन कर पाएगा वो अपन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। मैं आपको बताता हूँ मोपअप में कौन कौन कर पाएंगे। ठीक है, जिनको कोई आवंटन नहीं हुआ है, मतलब सेकंड काउंसिल में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, वो लोग मोपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिए। और एक चीज और याद रखिए, जो कॉलेज आपको एक बार मिल चुका है वो कॉलेज आपको दूसरी बार नहीं मिलेगा। एक बार आपको जो कॉलेज मिल चुका है, मान लीजिए आपको शंकराचार्य फर्स्ट काउंसलिंग मिल चुका है, तो सेकंड काउंसलिंग फिर आपको शंकराचार्य नहीं मिलेगा। फिर आपका प्राइवेट कॉलेज में रिम्स ही बचता है, क्योंकि आपके मार्क्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो आपसे हाथ से शंकराचार्य भी चला जाएगा, रिम्स भी चला जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से कीजिए सेकंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग। ठीक है, चलो, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो अलॉटमेंट लेटर चाहिए, वो आप अलॉटमेंट लॉगिन करेंगे वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आपको चाहिए शासकीय सेवा बंद पत्र। ये क्या होता है भाई, सेवा बंद पत्र क्या होता है, इससे एमबीबीएस के लिए चाहिए, बीडीएस के लिए नहीं चाहिए। ये होता क्या है पहले मैं आपको बता दूं। जैसे आप एमबीबीएस की डिग्री यहाँ से कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको ये छोड़ देंगे, आपको ये डिग्री नहीं देंगे, है ना। आपको डिग्री इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपको इनके अंडर में 2 साल ग्रामीण सेवाएं देनी होगी इनको, है ना। ये आपको बोलेंगे कि भाई यहाँ जाके काम करो, यहाँ पे जाके अपनी सेवाएं दो, तो आपको वहां जाके इनको सेवाएं देनी होगी। अब आप बोलोगे सर अगर मेरा पीजी निकल गया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका पीजी निकल जाता है तो आपको टाइम दे देंगे कि आप पहले पीजी कर लो, उसके बाद 2 साल देना, मतलब आपको 2 साल देना ही देना है। मान के चलो आप 1 साल दे रहे थे सर्विसेज और वहां पे पीजी की तैयारी भी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल आपने वहां पे दे दी, आपका पीजी का रिजल्ट आया, आपका हो गया, पीजी कीजिए आराम से अपने। उसके बाद आके
जो 1 साल बचा हुआ है वो कर लीजिए, जब ही आपको एनओसी मिलेगा, ठीक है, यहाँ से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ से जब ही मिलेगा आपको, है ना, मतलब डिग्री आपको जब ही मिलेगी जब यहाँ पे 2 साल आप कर लेंगे, या तो ये कर लो या तो फिर आप इनको 25 लाख रुपए दे दो। कितना रुपए दे दो? 25 लाख रुपए दे दो, तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा सेवा बंड होता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले एक वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने इसका फॉर्मेट बताया था, किस फॉर्मेट में बनना है, कैसे होना है, कोई भी वकील बनाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए ऐसे कोई भी बंद नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड, पाठ्यक्रम छोड़ने का बंद पत्र, है ना। इसमें क्या होता है कि भाई अगर आपका मन हुआ 1 साल आपने पढ़ा, मन हुआ अरे मुझे नहीं करना है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा करना है तो फिर उससे फिर आपको, ये दोनों के लिए, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, अगर आप बीडीएस बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको 5 लाख देना होगा, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 3 लाख रुपए देने होंगे। अगर आप एमबीबीएस में 1 साल पढ़ने का नहीं बोलते कि अब नहीं पढ़ना, मुझे मेरा मन हो गया, तो आपको वो अपनी सीट को परित्याग करने के लिए, छोड़ने के लिए जो आपको पैसे देने होंगे 25 लाख रुपए देने होंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है, और आपको 20 लाख देने होंगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से। तो ये क्लियर हो रही होंगी बातें। उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना है, तो उसका फॉर्मेट भी आपके नोटिस इसमें दिया हुआ है। आप एक किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आगे बनवा सकते हैं, और या आप चाहे तो ये कॉलेज में भी बन सकता है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कॉलेज में मत बनवाओ, वहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप आज गए, फिर आपको आज वहाँ रुकना पड़ जाए, फिर कल आपका एडमिशन हो, तो ऐसा हो सकता है। आप पहले से बनवा के जाएंगे तो आपको फायदा हो, और मतलब आपको वहाँ पे लाइन वाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप चाहे तो कॉलेज से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर हमारी बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये टीसी आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको स्कूल ही देता है, जहाँ से आपने लास्ट स्टडी किया वहाँ से आपको मिलता है कि भैया आपका कैरेक्टर कैसा था, अच्छा था, टीचर वीचर के साथ मारपीट तो नहीं किए हो, बैड तो नहीं था आपका कैरेक्टर, है ना, इस टाइप से चीजें। फिर होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों को देना है जो दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, दैट मीन्स जो बीडीएस अगर करके, अगर आप बीडीएस कर रहे थे फिर एमबीबीएस में जा रहे हैं तो आपको ये एमसी नहीं देना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर आप बीएमएस कर रहे थे सीजी में ही, मैं सीजी बात करूँ, अगर आप सीजी में ही बीएमएस कर रहे थे और उसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है। हाँ, अगर आप वेटेनरी कर रहे थे उसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपको देना होगा, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा विश्वविद्यालय आ जाता है या इसके अंडर में नहीं आता है ना। तो आप समझ गए होंगे कब देना। अगर आप बीडीएस, अब एमबीबीएस छोड़ के तो एमबीबीएस में जाओगे नहीं, तो वहां तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप मान के लो बीडीएस कर रहे हैं, तो आप बीडीएस कर रहे हैं तो आपको देनी, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी कॉलेज से बीडीएस कर रहे हैं तो आपको देने की जरूरत नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीएमएस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो भी आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरी जगह से, दूसरे स्टेट से कर रहे हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो फिर आपको देने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा भाई, गैप सर्टिफिकेट, किसी भी वकील के पास जाइए, 100-200 रुपए दीजिए, तुरंत बना के दे देगा, 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आधार कार्ड, आधार कार्ड तो भाई कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे स्कूल अथवा महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, तो आधार कार्ड सबसे कॉमन है, सबके पास होता है। फिर पासपोर्ट साइज कलर अथवा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो 4 प्रति, जो कि एक ही नेगेटिव से बने हुए, अलग अलग स्टाइल में नहीं देना है ना, एक ही नेगेटिव से बने हुए है ना, ऐसा नहीं एक में दांत दिखाते हुए, एक में बिना दांत दिखाते हुए दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है, सब अच्छे से देना है। उसका शुल्क देना है, वही आपको शिक्षण शुल्क देना है, ट्यूशन फीस देनी है जो कि 40,000 है अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, और नॉन गवर्नमेंट शुल्क जो है वो 10,000 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में ले रहे हैं तो आपको 1 साल की यहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फीस है उसकी बैंक गारंटी भी देनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और क्या डाउट रहते हैं यार तुम्हारे, जो तुम पूछते रहते हो मुझसे कमेंट में, मुझे सोचने दो तो यार, और क्या डाउट रहते हैं यार, सब कुछ क्लियर है। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है इसको करिए, एक डेट आपकी आ चुकी है 18 से, आज से ही था, स्टार्ट हो चुका है, आप कर सकते हैं अभी फिर से। और अगर आपको अलॉट हो गया तो मैंने बता दिया आपको, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कराना ही कराना है ना। और अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज हुआ तो भैया जाके वहाँ एडमिशन ले लो, उसके बाद ही आप ये वाला, और उसके बाद इतना करने के बाद अलॉटेड वाले स्टूडेंट को इतना करने के बाद वापस यही करना है जो नॉन अलॉटेड स्टूडेंट को करना है, तो यहाँ वही रहेगा, है ना। और यार चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिए सेकंड राउंड में, जिसमें नहीं जाना है कृपया कर वो मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है आपकी, नहीं तो वो फीस जो आपने दी हुई है रजिस्ट्रेशन फीस वो आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर आपको नहीं जाना तो आप मत उसको चॉइस फिल में, मतलब यहाँ पे मत डालिए, ठीक है, जिसमें आपको जाना है वही कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्राइवेट में नहीं जाना है, अगर आप नहीं दे सकते फीस, तो प्राइवेट कॉलेज को मत डालिए सेकंड राउंड में, ठीक है, कि नहीं तो फिर आपको अगर वो मिल जाएगा तो फिर आप मूव राउंड में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे गवर्नमेंट के लिए। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। आपको जिसमें जाना है, बस मैं इतना बोल रहा हूँ, जिस कॉलेज में आपको जाना है आप उन्हीं कॉलेज को सेकंड काउंसलिंग में फिल कीजिए, अपनी चॉइस में डालिए, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो बाय बाय, और जो डाउट है तो कमेंट में करते रहो, ठीक है, मैं आपको बताते रहूँ।